हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 टाइड्स। और आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी शुरुआत की थी चैप्टर की, और मैंने आपको बताया था एक चीज कि यार जो हम बीच के तरफ कभी जाते हैं, कभी समुद्र की तरफ देखते हैं, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि कभी समुद्र की जो लहरें होती है ना, कभी एकदम आगे की तरफ होती है, कभी एकदम पीछे की तरफ होती है, कभी समुद्र की लहरें एकदम ऊंची ऊंची उठती है, हाई टाइड्स बोलते हैं, कभी एकदम शांत होती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हाई टाइड्स होते हैं, लो टाइड्स होते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, कैसे आता है, क्या रोल होता है हमारे सन का और मून का इसको लाने की वजह से। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ टाइड्स, यानी कि जो टाइड्स मैंने आपको कल बताया था, हाई टाइड लो टाइड, उसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। तो 2 टाइप होते हैं, वो हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहो हमारे साथ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देख लेना। और साथ ही में हमारे प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहो, क्योंकि प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के हमने कंप्लीट करके रखे हैं। मैं बात कर रहा हूं साइंस सब्जेक्ट की, मैं बात कर रहा हूं मैथ सब्जेक्ट की, और बाकी इंग्लिश ग्रामर वगैरह जो है हर चीज कंप्लीटेड है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इसके भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने बना दिए हैं चैप्टर्स के, वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज चेकआउट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जितना हो सके उतना जल्दी कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसे मैंने बोला कि हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है दोस्तों टाइप्स ऑफ टाइड्स। ठीक है, टाइड्स जो होते हैं इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप हमें पढ़ना है दोस्तों, उस टाइड का जो नाम है वो है दोस्तों स्प्रिंग टाइड। ठीक है, तो आपने शायद ही इसका नाम सुना होगा इसके पहले, स्प्रिंग टाइड, लेकिन आपको मैं इसका आज पूरा का पूरा मतलब बता दूंगा, और कैसे होता है स्प्रिंग टाइड ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि जो न्यू मून डे होता है या फिर फुल मून डे होता है, आप सभी जानते हैं, दैट इज न्यू मून डे आता है। ठीक है ना, हर 15 डेज पे एक बार फुल मून डे आता है। तो ये जब भी टाइम होता है ना, वो टाइम पे अर्थ, मून और सन हमेशा एक लाइन में आ जाते हैं। ये सभी आप जानते होंगे, इसके पहले के चैप्टर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो होता ये है कि अगर हमारा अर्थ है, समझ लो फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थ है। ठीक है, मैं डायग्राम बना लेता हूं, फिर आप देखो ध्यान से। तो समझ लो ये मेरा अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, लेट्स इमेजिन करता हूं, यहां पे आपका मून है। ठीक है ना, अर्थ के कंपैरिजन में मून छोटा होता है, और यहां पे पूरा सन है। इतना बड़ा सन होगा यार, सन तो बहुत बड़ा होता है ना। तो ये क्या है, आपका सन है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, और ये आपका क्या है, मून है। ठीक है ना, एम लिख देता हूं, एम फॉर मून। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हमें हमारा जो अर्थ है और मून जो है और सन है, वो तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ गए। तो जब एक ही लाइन में आ जाते हैं, मैंने आपको हाई टाइड जब पढ़ाया था तो आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि मून जो होता है ना, मून क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल करता है। जीएफ मैंने बताया था, आपको याद होगा, जीएफ ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी अर्थ सरफेस के आसपास जो पानी होता है, जो वेव्स होते हैं, समुद्र के पानी होते हैं, वो क्या होते हैं, खींचे तले आते हैं। क्या आते हैं, खींचे चले आते हैं यहां पे। इसीलिए कंपैरिजन में आप बात करो तो जो उसके शेप में होते हैं, यानी कि जो मून की तरफ होते हैं या फिर मून के 180 डिग्री में जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बल्जिंग हो जाते हैं। बल्जिंग मतलब क्या होता है, खींचे चले आ रहे हैं। जैसे कि कुछ मैग्नेट होता है, जैसे मैग्नेट होता है, इधर पे लोहा रखा हुआ है, मैग्नेट होता है, तो जहां पे मैग्नेट रहेगा तो जो लोहा रहेगा वो मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाएगा। वैसे ही सेम मून की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल मून जो रहता है, उसके वजह से ये जो पानी है, समझ लो ये क्या है, पूरा ये ब्लू ब्लू जो है यहाँ पे पानी है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूं। लेट्स सपोज ये पूरा क्या है, पानी है, ये समुद्र का पानी है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखोगे तो ये साइड में ज्यादा खिंचाव है, ये साइड में ज्यादा खिंचाव है। क्यों, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल उसको उसकी तरफ खींच रहा है, और उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री पे भी यही चीज हो रहा होगा, सेम चीज, क्योंकि मून जो है 180 डिग्री तक यहां पे है। और ये साइड में लो टाइड है, ये साइड में लो टाइड है, क्योंकि यहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल पुल देखने नहीं मिल रहा है। तो ये हमने हाई टाइड में डिस्कस किया था। लेकिन यहां पे आप देखोगे मून के पीछे कौन आ गया, सन आ गया। तो जब मून के पीछे सन भी आ गया, तो सन का भी तो एक ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि एक मून का ग्रेविटेशनल पुल था और एक सन का भी ग्रेविटेशनल पुल जो है इस तरफ रहेगा। यानी अब दोनों तरफ से एक ही डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल पुल का पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि यार पहले सिर्फ एक आदमी था खींचने के लिए, पानी को खींचने के लिए एक आदमी था, जो कि था मून। अब इसके पीछे कौन खड़ा हो गया, सन खड़ा हो गया, जो कि सबका एकदम दादा है है कि नहीं, सबका दादा है ना सन। ठीक है, तो सन क्या कर रहा है, मून के पीछे खड़ा है, और सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है पीछे की तरफ।
खींच रहा है। तो सन ने मून का जो ग्रेविटेशनल पुल का जो पावर था उसको डबल कर दिया, एंड जैसे वो डबल कर देगा तो जो टाइम पे नॉर्मल कंडीशन में जो यहां पे पुल हो रहा था, यानी कि पानी जो खींचे चले आ रहे थे, हाई टाइड हो रहा था, उसके वजह से ये एक्स्ट्रा पुल की वजह से और ज्यादा पानी जो है बाहर आने की कोशिश करेगा, यानी कि और ज्यादा पुल जो है क्रिएट होगा, और ज्यादा पुल जो है क्रिएट होगा यहां पे। तो ये जो और ज्यादा पुल क्रिएट हो रहा है, और ज्यादा पानी जो है बल्जिंग हो रहा है, उसी टाइप के टाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। क्लियर है? याद रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। बहुत ही इसका सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टाइम पे जो टोटल पुल रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो टाइड्स होते हैं वो मच हायर हो जाते हैं। क्योंकि हाई टाइड आपने देखा नॉर्मल कंडीशन में, जो हमने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहां पे सन का भी एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल के वजह से यहां पे जो हाई था वो मच हायर हो गया, और ज्यादा हायर हो गया। और यही टाइप के जो हाई टाइड्स होते हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। क्लियर है? याद रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। और जो वाटर लेवल होता है ना स्प्रिंग टाइड में, ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है एज कंपेयर टू एवरेज हाई टाइड। क्योंकि देखो एवरेज कंडीशन हमें पता है कि इतना ही आता है, लेकिन जब भी ये ऐसा होता है, न्यू मून डे और फुल मून डे होता है, इस दौरान सन और मून एक ही लाइन में आ जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल डबल हो जाता है, जिसकी वजह से बल्जिंग और ज्यादा हो जाता है, और बहुत ज्यादा हाई जो टाइड से वो क्रिएट हो जाते हैं। तो एवरेज से बहुत ज्यादा हाई क्रिएट हो जाते हैं, और यही पूरा फंडा है किसका? स्प्रिंग टाइड का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं आपको अगला टाइप का टाइड्स पढ़ाने। ये हो गया हमारा पहला टाइप, जिसका नाम है स्प्रिंग टाइड। अब एक और टाइप का टाइड्स है जिसको बोलते हैं दोस्तों नीप टाइड। क्या बोलते हैं? नीप टाइड। अब इसको देखते हैं ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। नीप टाइड क्या है इसको देखते हैं। तो इसके लिए मुझे वापस से एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो डायग्राम को मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग डायग्राम है, जो कि आप लोग को कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हर चीज प्रोवाइड करेगा। ओके, पहले बने रहो हमारे साथ, बहुत ही इजी होने वाला है। ये नीप टाइड एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे एक चीज पता है कि जो सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ गए, लेकिन वो कभी ना कभी तो चेंज होंगे ना, अपने डायरेक्शन चेंज होंगे। क्योंकि जो मून है वो अर्थ के चक्कर काट रहा है, और अर्थ भी तो गोल गोल खुद रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन जो होगा मून और सन का, जो पहले एक ही लाइन में थी, वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहां पे रिवॉल्यूशन होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो अर्थ है एंड सन जो है ना, यहां पे ये क्या हो जाते हैं, सॉरी, मून और जो अर्थ है ना, वो एक तरीके से 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर लेते हैं। या फिर मैं बात करूं कि पहले जो सन और मून एक ही लाइन में थे अर्थ से, अब वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे आते हैं। तो उसका मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डायग्राम में वो कैसा दिखेगा। पहले हमने इसके पहले जो स्प्रिंग टाइड पढ़ा, उसमें क्या था? तीनों एक ही लाइन में थे, सन था, मून था, फिर अर्थ था। अब यहां पे देखो कैसा होगा डायग्राम। यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूं। तो लेट्स सपोज ये मेरा क्या है? अर्थ है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है? अर्थ है। अब यहां पे समझ लो मेरा मून है, यहां पे समझ लो मेरा मून है। अब ये मून के एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो मून के 90 डिग्री अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो लगभग यहां पे समझ लो मैं बनाता हूं सन। यहां पे क्या बना रहा हूं मैं? सन बना रहा हूं। ये समझ लो ये आपका सन है, ठीक है ना। सनलाइट यहां से निकल रही है, क्या है? सन है। तो यानी कि आप अगर एक एंगल क्रिएट करने की कोशिश करो, तो समझ लो एक लाइन में खींचता हूं यहां से, तो ये जो लाइन है वो देखो 90 डिग्री का बन रहा है। थोड़ा लाइन मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन आप इमेजिन करो, आपने मैथ्स पढ़ा है, तो ये लगभग 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो एंगल देखो 90 डिग्री बन रहा है ना। 90 डिग्री ऐसे ही होता है ना, एंगल इस प्रकार होता है 90 डिग्री, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तो यानी कि जो मून है और जो सन है वो एक एंगल बना रहे हैं, और कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी इससे एक चीज क्या हमें पता चला कि जब भी सन और मून जब 90 डिग्री बनाएंगे एक दूसरे से, तब कौन सा टाइड होगा? तब आएगा नीप टाइड। लेकिन ये नीप टाइड एग्जैक्टली होता क्या है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जब भी वो रिवॉल्व करता है, और ये जो चीज होता है ना, ये हर महीने में 2 बार होता है। यानी कि जैसे आपको पता है न्यू मून डे और फुल मून डे कैसा आता है, ठीक है, वैसे ही सेम उसी प्रकार कि जब वो रोटेट करता है, तो महीने में 2 बार ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें सन और जो मून है एक दूसरे से 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये हर महीने में 2 बार रिपीट होता है ऐसा। तो ये दौरान क्या होता है, इस प्रकार जब भी ये रोटेट होता है, ठीक है ना, तो यहां पे आप जब देखोगे कि मून जो है वो अपना एक ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। मून जो है इस तरफ से, ये मून है आपका, तो मून भी अपना एक ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इस तरफ। यानी कि जो भी यहां पे पानी रहेगा वो उसकी तरफ खींचा चलाएगा, जो भी है उसका पानी वो उसकी तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों? खींचा चलाएगा। देखो मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पे 1 मिनट रुक जाओ, मेरा ब्लू मार्क कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो आपका मून है, ये क्या करेगा? ग्रेविटेशनल पुल करेगा। यानी कि यहां पे जो पानी है ये इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, एंड सेम इसके अपोजिट में भी 90 डिग्री में भी यही चीज होगा, ठीक है ना। यहां पे मैं थोड़ा सा इस प्रकार बना लेता हूं, 90 डिग्री में भी यही चीज हो रहा है, इसके वजह से खींचा आ रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये मून जो है यहां पे खींच रहा है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो एक्जैक्टली 90 डिग्री पे कौन खड़ा है? सन भी खड़ा है। तो सन का भी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, हमने अभी अभी पढ़ा, सन का भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो वो भी क्या करेगा? इस तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा, वो भी इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, एंड सेम उसके अपोजिट 180 डिग्री पे ये भी इसको अपोजिट में ऐसा खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन
में जो आपका अर्थ होता है और आपका जो पुल होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि इस प्रकार से ज्यादा खिंचाव होता है, क्योंकि आपका मून पहले इस तरफ ही खींच रहा है और सन जो रहेगा यहां पे तो वो डबल खींच लेगा यहां पे। लेकिन आप जब यहां पे देखोगे तो मून इस तरफ खींच रहा है लेकिन यहां पे भी सन खींच रहा है, तो यहां पे जो ओवल शेप बन रहा था, जो बल्जिंग का ओवल शेप बन रहा था वो नहीं बन रहा है। यहां पे एक्चुअली क्या बन रहा है, आप देखोगे तो लगभग सर्कुलर पैटर्न बन रहा है, और जितना हाई टाइड होना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, जितना ये हाई टाइड होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे हाई टाइड क्रिएट होता है ना मून की वजह से, लेकिन जितना हाई टाइड होना चाहिए था उतना वो हाई टाइड नहीं रहेगा, क्योंकि लोअर साइड में कौन खड़ा है, सन खड़ा है, और वो सन भी क्या करेगा, बल्जिंग करने की कोशिश करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से आपका ये जो टाइड रहेंगे यानी हाई टाइड जो रहेंगे वो यहां पे बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगा। और यही टाइप का जो टाइड होता है इसको बोलते हैं नीप टाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नीप टाइड बोलते हैं। तो यहां पे जो वाटर लेवल होता है ना वो क्या होता है, इज लेस देन द यूजुअल एट द टाइम ऑफ लो टाइड, यानी कि जब वो लो टाइड रहेगा तो लो टाइड के दौरान जो एक्चुअल लेवल होता है उससे भी कम रहेगा, और जो हाई टाइड होता है उसके दौरान भी वो एक्चुअल लेवल से कम रहेगा, ठीक है ना। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे बट क्या थे, एक दूसरे से राइट एंगल के डिग्री पे थे। तो जब भी ऐसा होता है तो यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे अलग फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से एक दूसरे को यहां पे उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से जो लोअर टाइड था उसको और लो कर दिया, और हाई टाइड को भी यहां पे क्या कर दिया, लो कर दिया। और जो नीप टाइड्स है ना ये एवरेज हाई टाइड से थोड़े से लोअर होते हैं और एवरेज लो टाइड से लिटिल बिट हायर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप देखोगे एक तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि एवरेज कंडीशन जब होता तो ये ज्यादा निकला होता, एवरेज नॉर्मल कंडीशन होता, माफ करना, नॉर्मल कंडीशन होता तो ये ज्यादा निकला होता, इस तरफ ज्यादा खिंचाव होता, लेकिन आपका ये ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि सन ने इस तरफ भी खींच लिया है, ठीक है ना, इस तरफ भी इसको खींच लिया है। तो पहले जो लो टाइड पहले इतना हुआ करता था, सिर्फ इतना पार्ट था, अब ये लो टाइड थोड़ा और ज्यादा हो गया, यानी लो टाइड जो था वो बढ़ गया, लो जो टाइड था वो थोड़ा सा बढ़ गया, और जो हाई टाइड था वो थोड़ा सा घट गया। तो ये टाइप के जो टाइड्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नीप टाइड। बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। देखो बहुत ही अलग टाइप का कंसेप्ट है नीप टाइड का। स्प्रिंग टाइड तो डायरेक्टली आपको समझ गया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, ज्यादा पुल हो गया तो हाई टाइड आपका बढ़ गया, समझ में आ गया, हाई टाइड बढ़ गया, लो टाइड और कम हो गया। लेकिन यहां पे आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नीप टाइड में क्या होता है। देखो फाइनली जो कंक्लूजन मेरा वर्ड है उसके ऊपर ध्यान दो। नीप टाइड में क्या हो रहा है कि यहां पे भी मून खींच रहा है उसको, ठीक है, यहां पे उसको मून जो खींच रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट यानी 90 डिग्री में, नॉट अपोजिट बट 90 डिग्री के एंगल में सन भी उसको खींच रहा है, जो पानी है सन भी खींच रहा है। तो जितना मून उसको खींचना चाहिए था उतना सन उसको खींचने नहीं दे रहा है। तभी तो क्या हो रहा है कि जितना हाई टाइड होना चाहिए था उससे वो कम हाई टाइड हो रहा है, बिकॉज सन लो टाइड को ज्यादा खींच दिया, तो लो टाइड को ज्यादा खींच लेगा तो लो टाइड बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से हाई टाइड कम हो जाएगा। तो ये देखो एक क्रॉस फंडामेंटल का कंसेप्ट है, दिमाग में थोड़ा सा क्लियर कर लो, एक दो बार देख लो, 100% क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था दोस्तों हमारा दो टाइप के टाइड्स, जिसमें हमने पढ़ लिया स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड एग्जैक्टली क्या होता है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक आखिरी टॉपिक आज के इस लेक्चर में मुझे आपको पढ़ाना है, जो कि है दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ टाइड, यानी कि ये जो टाइड्स जो आते हैं इनका क्या परिणाम होता है, क्या इफेक्ट्स देखने मिलता है, ये सब भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग एक हेडिंग डालेंगे यहां पे, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ टाइड, ठीक है। इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं, इसका काम हो गया यहां पे हमारा, क्लियर है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे समझाने की कोशिश की और आपको ये चीज, ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। चले दोस्तों, चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक और आज के लिए हमारा आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स। इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स। अब देखते हैं ये जो टाइड्स है इसके क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट अगर मैं बात करूं, जो हाई टाइड जब भी आता है, आपने देखा होगा कि जब हाई टाइड आता है तो लहरें जब ऊंची ऊंची उठने लगती है तो सबसे ज्यादा खतरा किसको हो जाता है, फिशरमैन्स को होता है। लेकिन उसके अंदर जो रहने वाले जीव है यानी फिशेस जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, ये जो फिश होते हैं ना हाई टाइड्स के दौरान जो फिश होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं कहां पे, क्रीक्स में। आपको पता है क्रीक्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पतले पतले नैरो शैलोज होते हैं, पानी कम होता है वहां के पानी में हो गया, या फिर नैरो जगह जहां पे रहता है वहां पे क्रीक्स में जाना शुरू कर देते हैं मछलियां, क्योंकि उनको डर लगता है कि ज्यादा पानी में उनका बहाव के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मछलियां जो होती है वो थोड़ी घबरा भी जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एडवांटेज होता है वो फिशरमैन को होता है, जो मछुआरे लोग होते हैं ना वो इन्हीं दौरान मछलियां शिकार करने ज्यादातर जाते हैं और उनको बहुत अच्छी मछलियां मिल सकती है, यानी बहुत ज्यादा तादाद में मिल सकती है। तो ये एक तरीके से फायदा होता है, यानी टाइड्स का एक फायदा है कि जब फिश मूव करने लगती है क्रीक्स में तो फिशरमैन को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, फिशिंग एक्टिविटीज में हेल्प होती है, ठीक है। फिर एक और एडवांटेज ये है कि जब टाइड आता है आपको पता है, तो जो भी कचरा वगैरह समुद्र में होता है वो पूरा उसको उठा के फेंक देता है बाहर,
कि आपको पता है जब लहरें आती हैं तो जो भी कचरा, आप कितने भी भारी भारी चीज फेंक दो यार, मतलब अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा चीज ना हो, लेकिन जो भी प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा जो भी होता है ना, वो पूरा का पूरा समुद्र उसको बाहर फेंक देता है और पूरे बीच को गंदा कर देता है। लेकिन इससे फायदा ये क्या हुआ कि जो इकोसिस्टम था, जो हमारा मेन समुद्र था, वो क्लीन रहा। तो ये भी एक वन ऑफ द इफेक्ट है कि पूरा का पूरा कचरा को जो है वो क्या करता है, क्लियर कर देता है, और हमारा जो कोस्ट होता है, जो आसपास का जो समुद्र के इलाके जो होता है ना, वो थोड़ा क्लीन हो जाता है इसके वजह से। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। उसके अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो शिप्स जो होते हैं ना, ये मूव कर सकते हैं यही टाइम पे, ठीक है ना। जो पोर्ट्स होते हैं ना, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहां पे शिप्स, बड़े बड़े शिप्स कंटेनर लेके जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो शिप्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं पोर्ट्स में हाई टाइड के दौरान में। फिर अगर मैं बात करूं हाई टाइड में जो सी वाटर होता है ना, ठीक है ना, ये भरा जा सकता है सॉल्ट पैन, आपको पता ही होगा दोस्तों सॉल्ट पैन, ठीक है ना। सॉल्ट पैन यानी कि आपको पता है समुद्र के अंदर ऐसे स्क्वायर शेप्स में, ऐसे रेक्टेंगल शेप्स में ऐसा बाउंड्री जैसा कुछ बनाते हैं वो लोग, ठीक है ना। यहाँ पे बाउंड्री जैसा बना देते हैं और इसके अंदर पानी को जमा किया जाता है, ठीक है ना। पानी को जमा किया जाता है, समुद्र के पानी को, एंड उसको छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। जैसे पानी इवापोरेट हो जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। वो नमक को कंपनी भेजा जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, फिर वो पैकेट्स में पैक करके हमें बेचा जाता है। तो ये तरीका होता है, लेकिन वो हाई टाइड्स में ही आ पाएगा क्योंकि पानी लेके आना पड़ेगा उसको वहां पे। तो हाई टाइड्स के दौरान क्या होता है, पानी इसमें अपने आप भर जाता है, जिसके वजह से सॉल्ट जो है यहाँ पे बनने के चांसेस और सॉल्ट्स को ऑब्टेन करने का चांसेस ज्यादा होता है। और एक और चीज होता है, हाई टाइड के दौरान टाइडल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी हवाएं बहुत जोर जोर से चलती है, ठीक है। टाइडल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो टाइम पे टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग विंड मिल वगैरह चला सकते हैं और एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। टाइडल फोर्स जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सब बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है। नॉर्मली बात किया जाए तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइड्स, ऐसा पूछ सकते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द टाइड, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि क्या क्या फायदा हो सकता है हमें टाइड्स के वजह से। कुछ नुकसान भी है छोटे मोटे, लेकिन फायदा भी बहुत सारी चीज है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस मैं आज का जो लेक्चर है दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो हमारे वेव्स के रिलेटेड है। और टाइमिंग क्या होता है, टाइड्स का भी एक टाइमिंग होता है ना, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 12 घंटा कुछ 30 मिनट्स के आसपास जो होता है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम जोन है, तो वो सभी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा हमारे अगले लेक्चर, जो कि आखिरी लेक्चर होगा। तो अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये जो बचा हुआ टॉपिक है, जिसमें हम लोग टाइड्स कौन से टाइम पे आता है वो बता देंगे, एंड कुछ वेव्स का छोटा मोटा पॉइंट्स बचा हुआ है, वेव्स क्या होता है, ये सभी चीज डिस्कस कर देंगे, पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, लेक्चर हमारा आज पूरा होता है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से मुझे कमेंट करना दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया दोस्तों हमारा ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना यार। 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आप देख रहे हो, तो अपने सारे फ्रेंड्स जो भी 7th में होंगे, उनके कोई रिलेटिव्स होंगे, हर एक को दोस्तों शेयर करो, सो दैट वो लोग को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आराम से बैठ के एक ही जगह वो लोग क्वालिटी एजुकेशन और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सके, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।